अगर आपने सुना होगा सभी ने, अमित भाई और नरेंद्र भाई एक चीज का जिक्र बार बार गुजरात के लिए करते हैं कि पहले गुजरात में कर्फ्यू शब्द जो है वो बच्चे बच्चे को पता था, और हमारे आने के बाद कर्फ्यू किसी ने सुना नहीं। अपनी जिद्दियों को बताने के लिए इसका बार बार इस्तेमाल करते हैं। बात सही है वो, पर कैसे और क्यों वो समझना पड़ेगा। मुसलमान के प्रति लगातार एक घृणा कि इंजेक्शंस जो हैं वो लगातार लगते गए और कैसे इसमें एनकाउंटर्स की बड़ी भूमिका है। तो ये इसका उपयोग क्या हो रहा था, बार बार ये मैकेनिज्म शुरू हुआ एक नया कि नरेंद्र मोदी हिंदू हित रक्षक हैं, हिंदुत्व के सम्राट हैं, हिंदू हृदय पर राज करने वाले एकमात्र पूरे देश में। बाला साहब ठाकरे तो ठीक है, लेकिन ये अब नए सितारे हैं, इसलिए इनको मुसलमान मानना और इनके लिए और पर्टिकुलरली मतलब टेररिस्ट, वो भी वहां भी स्पेसिफिकेशन था कि आतंकवादी जो मुस्लिम आतंकवादी है वो चाहते हैं कि ये ना रहे। तो ये नैरेटिव लगातार उसको बनाया जा रहा था। पहली जो भारतीय जनता पार्टी जब बनी तो पहले वो ब्राह्मण और जैनों की पार्टी हुआ करती। मोदी साहब ने सबसे पहले जो काम किया संगठन में आते ही, और उसके बाद जब वो सत्ता में आए तब तो खास पहला उन्होंने कहा कि ये जो इंटेलेक्चुअल जाति है इसको खत्म करो। 2002 के दंगे हुए, आप मुझे बताइए सर, इतनी त्रासदी में इतनी बुरी तरह से 59 लोग झुलस कर मर गए उस कोच में। कोई भी जो थोड़ा बहुत भी अगर संवेदनशील या तो मानवीय भावनाओं को रखने वाला व्यक्ति है, अगर जिसमें इंसानियत हम कहते हैं थोड़ी बहुत है अगर, तो क्या इन 59 लोगों के जले हुए झुलसे हुए मृत शरीरों को क्या आप एक तरह से, अब वो शव यात्रा थी लेकिन इसका माहौल बनाया गया था ऐसे कि जैसे आपको लगे कि इसको कहीं प्रोपोगेट किया जा रहा है। और अगर आपको याद होगा तो सारे अखबारों के पूरा पहला पन्ना वो अलग अलग जुलूसों को कवर करने की तस्वीरों से भरा। बिल्कुल, एक तरह से हिंदू वेव खतरनाक तरीके से खड़ा हो जाए और नफरत का पूरा एक वो सुनामी आ जाए, उसकी पूरी कोशिश की गई और आई थी नहीं, फिर नहीं आई। यही कह रहा हूँ सर, गुजरात का फैब्रिक ये नहीं था। मोदी जी का एक बड़ा अच्छा एक स्किल है, उन्होंने अपने प्रचारक होने के तौर पर जहाँ जो भी जितना भी, और घूमे बहुत, इसमें कोई दो राय नहीं है, घूमते ही रहते थे। और लोगों के रहना जाना खाना पीना मिलना, एरोगेंस यही था, एरोगेंस में कोई कमी नहीं थी, लेकिन फिर भी एक उनका एक चार्म तो था बिल्कुल कि लोग प्रभावित बड़े हो जाते थे उनसे, बड़े जितना जिसका आईक्यू लेवल कम उतना जल्दी वो उससे प्रभावित हो जाएगा। गुजरात ने बहुत कुछ जो है इनके दौर में बहुत कुछ बदला। सबसे पहला सोशल फैब्रिक बदल गया। हिंदू मुसलमान के बीच कोई दंगे नहीं हुए, लेकिन हिंदू मुसलमान के बीच रिश्तों में एक वो डिस्टेंस आ गया जो पहले इस तरह से सिग्निफिकेंटली आपको दिखता नहीं था, वो अब है, ये वास्तविकता है। दूसरी बात, हिंदुओं के बीच में जो है एक बड़ी वो डिस्टेंस है बिटवीन दी डिफरेंट कास्ट्स। 500 से 1000 लोग इन्होंने चुने हैं पूरे गुजरात में, जो अलग अलग कम्युनिटीज में उनके मुखिया बना के बिठा दिए। अब वो चलाते रहे अपने हिसाब से, उनको जो धंधा पानी चंदा पानी जो भी चाहिए वो सरकार दे देती है, बात खत्म। हमारे यहाँ गवर्नमेंट कचेरी अगर 5-5, 3-3 साल तक अगर नकली कचेरी चल सकती है अशोक जी, और वो भी अहमदाबाद के पास, अरे ग्रांट मिली सर, करोड़ों रुपए की ग्रांट मिली, उसको खाते रहे। नकली सीएमओ नकली पीएमओ मिल सकते हैं आपको कर्मचारी। आपके यहाँ तो एक बंदा जो है वो चला गया था कश्मीर में, किरण पटेल, सुरक्षा किरण पटेल है ना। अच्छा, नकली अस्पताल, वो तो मतलब कुछ आप पूछे मत, नकली डॉक्टर्स, ये सब भरमार लगी हुई। वो गन्ने के रस वाला है जो एक बूंद नहीं छोड़ेगा उस गन्ने से। देश वो गन्ना है जिसका एक बूंद नहीं छोड़ी जाएगी, हर रस को चूस लिया जाएगा, इथेनॉल नहीं बनाने देगा ना। नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका हमारे संडे पॉडकास्ट या संडे बातचीत में। आप जानते हैं हर संडे खास शख्सियत होती है हमारे साथ और उनसे हम बात करते हैं। आज संयोग से गुजरात से भाई मयूर जानी आए हुए थे दिल्ली में, हमने उनसे रिक्वेस्ट किया, वो राजी हुए और आज हम लोग ना केवल गुजरात पे बात करेंगे बल्कि बहुत सारी और बातें करेंगे। मयूर भाई के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, ईमानदारी की बात यह है, दिल्ली में बैठकर हम लोग बहुत सारी बातें करते हैं, लेकिन असल में जो पत्रकारिता है और पत्रकारिता की मुश्किलें हैं वो हो रही हैं स्टेट्स में, छोटे शहरों में, कस्बों में, और जिसको हम कहते हैं रीजनल लैंग्वेजेज में। आप देखिए, छोटे शहरों में हालत यह है कि उत्तर प्रदेश की बात थी कि मिड डे मील में क्या खिलाया जा रहा है ये रिपोर्ट करने के लिए एक पत्रकार को कई महीने जेल में रहना पड़ा।
तो मयूर भाई गुजरात में हैं, नेशनल चैनल से जुड़े रहे हैं, अखबारों से जुड़े रहे हैं, और आप जानते हैं अब इस तरह के लोगों के लिए वहाँ जगह नहीं है, तो जिसको हम लोग आजकल आज़ाद पत्रकारिता कहते हैं वो कर रहे हैं। उनका अपना चैनल है, आप यूट्यूब पे मयूर जानी सर्च करेंगे तो उनका गुजराती और हिंदी दोनों चैनल आपको दिखाई देगा। मेरी सलाह होगी बातचीत शुरू करें इससे पहले कि आप उस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मयूर भाई बहुत बहुत स्वागत आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने मुझे आमंत्रित किया और मैं बड़ी विनम्रता से कहना चाहता हूं कि आपने शुरुआत में कहा कि आपने रिक्वेस्ट की, अब आप रिक्वेस्ट करें और हमको करें ये तो मुमकिन है नहीं। तो मैं बता दूं कि ऐसा कोई हमारा रिश्ता नहीं है कि एक दूसरे को रिक्वेस्ट की जाए। अरे फिर भी कई बार आप मतलब दिल्ली आदमी काम से आता है, बहुत सारी व्यस्तताएं होती हैं जाहिर तौर पे। सौभाग्य है क्योंकि द क्रेडिबल और आपको तो भाई लोगों ने ढेर सारे मुकदमों में भी उलझाया हुआ है, तो आपकी व्यस्तता रहती है। बिजी मगर ना रहूं तो कोई रख भी देता है, तो क्या करें। हाँ, ठीक पर है। द क्रेडिबल हिस्ट्री पे आपके साथ बैठना मेरे लिए बड़े आनंद की बात है, इसलिए क्योंकि आप जो काम करते हैं उसका मैं मुरीद हूँ, और मैं कोई आपको अच्छा लगाने के लिए, प्रशंसा करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, लेकिन बहुत तथ्य के साथ जो चीज़ें आप रखते हैं, बहुत शुक्रिया। और डिटेलिंग जो आपकी होती है सर। हम लोग तो अभी क्या है कि मजबूरी ये है कि हमको अब ये अखबार की पत्रकारिता भी नहीं है कि एक हफ्ता लगाया और स्टोरी के पीछे समय दिया और फिर ढूंढ के निकला। इसमें हमको रोज़ कुछ ना कुछ करना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो उस हालात में आपकी चैनल या आपके कार्यक्रम हम जैसे लोगों के लिए काफ़ी कुछ जो है वो हेल्पफुल भी रहते हैं, कहीं कुछ इंसाइट जो हम ढूंढ नहीं पाते हैं। हम दोनों एक दूसरे को हेल्प करते हैं, हम सब एक दूसरे को हेल्प तो बस करते हैं, और यही इस है, तरह तो से आप इस तरह से देखिए तो हम सब एक टीम में ये खेल बस रहे है, बस हैं। हाँ, अपनी अपनी बिल्कुल। अपने अपने पोजीशन पे बैटिंग कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मयूर भाई, गुजरात में आपका पत्रकारिता का लंबा अनुभव रहा है, और गुजरात खास है क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री भी गुजरात से हैं, हमारे गृह मंत्री भी गुजरात से हैं, नंबर 1 नंबर 2 दोनों, और इसके अलावा भी हमारे यूपी में जितने ठेके जाते हैं सब गुजरातियों को ही जाते हैं। गुजराती ही आपके जो है संसद भवन बना रहे हैं, वही सारा कुछ बना रहे हैं। तो एक तरह से आप समझिए कि गुजरात मिनी इंडिया बन गया है, और पिछले 10-15 साल से तो ये स्थिति है ही। लेकिन मैं थोड़ा पीछे जाऊंगा। मैं उस समय मैं भी गुजरात में था, संयोग से हम लोग अलग अलग पेशे में थे तो कभी मुलाकात नहीं हुई। मैं सेंट्रल गवर्नमेंट में था और आप जो है एकदम ज़मीन की पत्रकारिता कर रहे थे। गुजरात के दंगों ने गुजरात को कितना बदला? क्योंकि ऐसा नहीं है कि गुजरात में सांप्रदायिकता नहीं थी, जैसे हर जगह होती है वैसे वहाँ भी थी, लेकिन दंगों के बाद पूरा गुजरात बदलते हुए मैंने भी देखा अपनी आंखों से, और मैं तो फिर चला आया, आप तो वहीं हैं तो आप और कायदे से देख पा रहे हैं। तो मैं थोड़ा समझना चाहूँगा आज के गुजरात को कि दंगों के बाद ये जो आज का गुजरात बना है वो कैसा गुजरात है, जिसको मॉडल के रूप में पेश किया जाता है, वो कैसा मॉडल है? आपने एक ही सवाल में अशोक जी इतने सारे सवाल इसलिए क्योंकि मैं चाहता हूँ अब आप बोलें और मैं चुप रहूँ। अरे बाप रे। क्योंकि इसको मैं कोशिश करूँगा मैं हर एस्पेक्ट को इसमें कवर कर पाऊँ, अपना समय लेकर। दंगे हम सब जानते हैं, वो तो सर्वविदित है कि भाई 27 फरवरी को साबरमती एक्सप्रेस का कोच 6 नंबर का जो कोच था वो जला सुबह, और उसके 24 घंटे में गुजरात जो है, जो आमतौर पे दिखता है कि पूरा गुजरात दंगों की चपेट में आ गया। खैर वो सच नहीं है, पूरा गुजरात कभी दंगों की चपेट में कभी भी नहीं आया है, कहीं भी ये कभी मुमकिन हुआ ही नहीं है। पर हाँ, दंगे हुए, और बर्बरतापूर्ण रूप से जो है वो उन दंगों को मैंने खुद रिपोर्ट किया है, तो मैं तो फील्ड पे था, तो मैंने देखा है दंगों को, रिपोर्ट किया है, कवर किया है। मैं जैसे उस समय काफ़ी जूनियर था, मैं पत्रकारिता में आया है, मुझे सिर्फ 5 साल 4.5 साल हुए थे, पर उसकी बर्बरता मैंने देखी है। दंगे पहले भी हुए हैं, 69 का दंगा भी बड़ा कुख्यात है। 85 में जब रिजर्वेशन को लेकर हमारे यहाँ जो खामगिरी माधव सिंह जी ने लाई, और उसके बाद फिर उसके विरोध में जो दंगे हुए वो फिर कम्युनल हो चुके थे, और वो तो 6 महीने तक चले थे। और उसमें तो मिलिट्री जो थी, लश्कर जो था हमारा, सेना, वो सड़क पे थी लगभग मेरे ख्याल से 3-4 महीने तक तो वो सड़क पे थी, उतना वो भीषण था, और वो काफ़ी कम्युनल हो चुका था, और लतीफ़ का वो दौर था। तो वो भी सब लोगों ने देखा हुआ है। अगर आपने सुना होगा सभी ने, अमित भाई और नरेंद्र भाई एक चीज़ का जिक्र बार बार गुजरात के लिए करते हैं कि पहले गुजरात में ये था कि भाई कर्फ्यू शब्द जो है वो बच्चे को पता था, और हमारे आने के बाद कर्फ्यू किसी ने सुना नहीं। अपनी जिद्दियों को बताने के लिए इसका बार बार इस्तेमाल करते हैं। बात सही है वो, पर कैसे और क्यों वो समझना पड़ेगा। दंगे हुए,
3 महीने 4 महीने तक उसका कहीं ना कहीं जो है छूट मूट भी चला। इसकी तीव्रता तो जो थी वो पहले 4 दिन थी, उसके बाद छूट मूट की घटनाएं कई बार बड़ी इंटेंसिटी के साथ, कहीं कम, लेकिन होती रही। सेना भी आई, सेना ने भी जो है जहाँ संभालना था संभाला। बहुत से 1000 से ज़्यादा लोग जो है उसमें अपनी उन्होंने जान गंवाई मिनिमम, ये मैं सरकारी आंकड़ा कह रहा हूँ। उससे ज़्यादा विस्थापित भी हुए और काफ़ी बड़ी तादाद में विस्थापित हुए। लेकिन ये 7 बड़े पॉकेट्स थे। आप, मैं दर्शकों के लिए मैं रेफरेंस के लिए बता दूँ कि आप अगर 7 केसेस जो जिस पर SIT थी, अगर वो आप गूगल करेंगे आपको सबका पता चल जाएगा। वो 7 बड़े पॉकेट्स थे, वहाँ पे इसका मेजर इम्पैक्ट था। लेकिन इन दंगों ने, इनकी अगुवाई में गुजरात को इससे पहले के दंगों के मुकाबले अलग तरह से बना दिया। जी वही। अब ये हुआ उनके बाद, मैं थोड़ा उसको आगे बढ़ा, आप पूरा अपने हिसाब से। हाँ, तो हुआ ये अशोक जी कि मुसलमान के प्रति लगातार एक घृणा के इंजेक्शंस जो हैं, नॉट वंस, वो लगातार लगते गए। और कैसे इसमें एनकाउंटर्स की बड़ी भूमिका है। जैसे सादिक जमाल नाम का एक लड़का भावनगर में वो रहता था जब तक उस पर एक जुए का केस था। अब जुआ तो कोई भी कहीं भी खेलने बैठ जाता है। जुए का केस था और कहीं छोटा मोटा शायद 151 वाला कोई केस था, जहाँ तक मुझे अब ठीक से याद, चोरी मारपीट टाइप का। हाँ, ऐसा कुछ, मतलब कहीं मारपीट, सामान्य केस था बिगड़े हुए लोगों का। वो फिर चला गया मुंबई रोजगार की तलाश में, और 2003 के एक दिन वो सुबह नरोड़ा में पाया जाता है कि उसका एनकाउंटर हो गया। क्योंकि वो नरेंद्र मोदी, प्रवीण तोगड़िया, आडवाणी समेत कुछ 4-5 बड़े जो हिंदुत्व के ध्वजावाहक थे, उन सब की हत्या करने के लिए आया था। उम्र होगी कुछ 25 से तो कम ही थी, जहाँ तक मुझे ठीक, ये आरोप लगा उसके ऊपर। हाँ, अच्छा, मजे की बात, वो सब इन्वेस्टिगेशन। अच्छा, तो ये इसका उपयोग क्या हो रहा था, बार बार ये मैकेनिज्म शुरू हुआ एक नया कि नरेंद्र मोदी हिंदू हित रक्षक हैं, हिंदुत्व के सम्राट हैं, हिंदू हृदय पर राज करने वाले एकमात्र पूरे देश में। बाला साहब ठाकरे तो ठीक है, लेकिन ये अब नए सितारे हैं, और ये इसलिए इनको मुसलमान मारना और इनके लिए, हाँ, और पर्टिकुलरली मतलब टेररिस्ट, वो भी वहाँ भी स्पेसिफिकेशन था कि आतंकवादी, जो मुस्लिम आतंकवादी है, वो चाहते हैं कि ये ना रहे। तो ये नैरेटिव लगातार उसको बनाया जा रहा था और घटनाएं हो रही थी। सादिक जमाल, अच्छा, ऐसे तो बहुत सारे एनकाउंटर्स है, और मुझे याद है, अगर ठीक से उस कमीशन का नाम मुझे याद हो तो शायद जस्टिस बेदी कमीशन था। हाँ। वो कमीशन अलग से कुछ 21 एनकाउंटर की जांच कर रहा था, जो बड़े बड़े नहीं माने जाते हैं, जैसे वो समीर खान का हो गया, या किसी कुछ ऐसे लोग जो छोटे मोटे हो गए, उनको अलग से केस की जांच हो रही थी, उसकी SIT थी, और कमीशन वो था। एक तरफ नानावटी कमीशन बैठा, जो सरकार ने खुद बिठाया। रेलवे का एक कमीशन था, कृष्णा कमीशन शायद, वो एक काम कर रहा था, और ये बेदी कमीशन भी इसके बाद बना, और फिर सोहराबुद्दीन की SIT बनी, तुलसी आप जोड़ ले उसमें, कौसर भी उसमें जोड़ ले, सादिक जमाल, इशरत जहां, ये सब जो है सिलसिलेवार घटनाएं होती रही 2007 तक। तो 2 से 2007 मतलब पहला टेन्योर मोदी साहब का। उसमें 2003 में पहली बार वाइब्रेंट गुजरात समिट को भी लाया गया। लेकिन अगर आप देखेंगे तो नरेंद्र मोदी की विकास पुरुष की छवि 2007 के बाद बन रही है। 2007 तक वो छवि वाइब्रेंट हो रहे हैं, हर 2003 में भी हुआ, वो तो किसी को याद भी नहीं है, मैंने वो कवर किया हुआ है, तो वो किसी को याद नहीं है। लोग मानते हैं कि 2005 से ही शुरू हुआ है। कहाँ से याद होगा, जितना कमिट किया जाता था उसका 1% भी कभी पैसा आया नहीं, तो याद कहाँ से होगा, कभी नहीं हुआ। लेकिन अच्छा, 2007 तक भी लोगों को बहुत ज्यादा याद नहीं, क्यों? क्योंकि वो हो रहे थे, उतना प्रचार नहीं हो रहा था, वो हो नहीं पा रहा था, क्योंकि लगातार हर 1.5 साल 1 साल 1.5 साल में कोई बड़ा एनकाउंटर सामने आ रहा था, और फिर यहाँ से वहां से बैठकर जो है मियां मुशर्रफ को ललकारना, एक राज्य का मुख्यमंत्री, पाकिस्तान का जो प्रेसिडेंट है, जनरल है, उसको यहाँ से जो है वो, और जिससे अटल बिहारी बात कर रहे हैं, तो ये सब पूरा हो रहा था, और एक नैरेटिव 5 साल में ये था। और वो भी तो शुरू हो गया था ना, जो चुनाव आयुक्त उस समय हुआ करते थे, ईसाई थे,
नॉर्थ अरे वो ईस्ट तो वाले। बड़ा मजेदार है। हाँ, वो जेम्स माइकल लिंगडो, लिंगदो, ये वही बोलते ये थे पूरा पिताजी नाम। का नाम तो उन्होंने बताया, किसी को नहीं पता किसी था। को नहीं, सब लोग लिंगदो बोलते थे। तो वो भी बड़ा अजीब सा वो दौर है। 2002 के दंगे हुए। आप मुझे बताइए सर, इतनी त्रासदी में, इतनी बुरी तरह से 59 लोग झुलस कर मर गए उस कोच में। कोई भी जो थोड़ा बहुत भी अगर संवेदनशील या तो मानवीय भावनाओं को रखने वाला व्यक्ति है, अगर जिसमें इंसानियत हम कहते हैं थोड़ी बहुत है अगर, तो क्या इन 59 लोगों के जले हुए, झुलसे हुए मृत शरीरों को क्या आप एक तरह से एक, अब वो शव यात्रा थी लेकिन इसका माहौल बनाया गया था ऐसे कि जैसे आपको लगे कि इसको कहीं प्रोपोगेट किया जा रहा है। अब वो मैं था उस समय वहां पे। आप थे ना वहां पे उस समय, वो आपने और अगर आपको याद होगा तो सारे अखबारों के पूरा पहला पन्ना वो अलग अलग जुलूसों को कवर करने की तस्वीरों से भरा हुआ। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, एक उसमें एक बड़ी महत्वपूर्ण बात मुझे लगता है कि अपने दर्शकों को बिल्कुल बतानी चाहिए, क्योंकि इसको लोग भूल जाते हैं या तो ये नोटिस ही नहीं होती। वो ये है कि ये सब ड्रामा शुरू हुआ, मैं ड्रामा इसलिए शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ, मैं उस त्रासदी को हम लोग कभी भी जो है वो भूल नहीं सकते, जो वो मरे बिल्कुल। कोच में, और ना उनको कभी उनके मौत को भूल सकते जिनको मारा गया दंगों में, चाहे वो किसी भी धर्म हो, मुसलमान हो, हिंदू हो, कोई भी हो। ज्यादातर बेकसूर लोग थे, जात सब। हाँ, अच्छा, तो उसको तो हम पूरी तरह से हमारी जो है वो हृदयपूर्वक जो है श्रद्धांजलि, और हम उनके लिए हमेशा प्रार्थना करते हैं कि, और ये भी करते हैं कि किसी के साथ ना हो। बिल्कुल। क्योंकि अगर थोड़ी बहुत भी इंसानियत बची है भाई, तो फिर तो आप वही करेंगे, और तो क्या करेंगे। लेकिन उसका जो बिल्टअप हुआ, वो फिर उसमें ये हुआ कि चुनाव आयोग के साथ भी गड़बड़ चल रही थी, और लिंगदो साहब, जिसका हमको पूरा नाम पता चला कि जेम्स माइकल लिंगदो है, क्योंकि मोदी जी ने एक गौरव यात्रा निकाली थी। लोगों को ये भी याद नहीं है कि विधानसभा सत्र चल रहा था उस समय, और मोदी जी आधिकारिक तौर पर ही अभी कुछ 5-6 दिन इस घटना के पहले ही जो है वो विधायक बन के चुन के आए थे राजकोट से। अगर मुझे ठीक से याद हो तो 25 फरवरी की तारीख थी जब वो चुनाव जीते थे, जो बाई इलेक्शन था, वो जुबाईवाला की सीट पे राजकोट में वो जीते थे, और बहुत कम मार्जिन, 10-15 हज़ार वोट के मार्जिन। और उस समय कई लोकल इलेक्शन वगैरह में बीजेपी हारी भी थी, माहौल अच्छा नहीं था। और उस दौरान उन्होंने गुजरात गौरव यात्रा निकाली, और विधानसभा के पटल पर वो जो स्पीच है, वो मेरे पास कहीं है, मैंने संभाल के रखी हुई है, कभी मौका मिलेगा तो हम इसको आपको दिखाएंगे सबको। वो स्पीच आपको रिकॉर्ड पे मेरे ख्याल से अभी भी होनी तो चाहिए, निकाली तो नहीं होगी, वो पढ़नी चाहिए आर्काइव में जाके गुजरात विधानसभा के, आपको पता चलेगा कि वो कोई मुख्यमंत्री ऐसी स्पीच देता है क्या विधानसभा में, ऑन रिकॉर्ड है वो स्पीच, ठीक है। और मुझे अगर ठीक से याद है तो सुरेश मेहता ने इसका विरोध भी किया था, जो एक्स सीएम थे उस समय और सीनियर थे लीडर बीजेपी के, उन्होंने उस तरह की बात का विरोध किया था, लेकिन वो बात हुई। फिर ये गौरव यात्रा निकली, और गौरव यात्रा पूरे गुजरात में जब निकली तो आप अगर वो उन सभी के दृश्य कोई अगर याद करें, जो अभी गुजरात से सुन रहा हो, या कोई गुजरात में जैसे आप थे वैसे वहाँ गुजरात में हो, वो बड़े उकसाने वाले दृश्य थे, वो बड़ी उकसाने वाली भाषा, बॉडी लैंग्वेज, हर चीज़ का भरपूर इस्तेमाल किया गया। एक तरह से हिंदू वेव खतरनाक तरीके से खड़ा हो जाए और नफरत का पूरा एक वो सुनामी आ जाए, उसकी पूरी कोशिश की गई, और आई थी नहीं, फिर नहीं आई। यही कह रहा हूं मैं, यहाँ समझने वाली बात है, फिर भी नहीं आई सर। गुजरात का फैब्रिक ये नहीं था, उसके बावजूद भी 121 सीट, अगर मुझे ठीक से याद है तो 2002 के चुनाव में इस सब के बावजूद मोदी साहब ने 121 सीटें जीती थी। उससे ज़्यादा तो केशव भाई कुछ भी हल्ला वल्ला ये सब किए बगैर 128-29 जीत के आए थे। जब केशव भाई की जो सरकार गिराई थी, वो अगर मुझे ठीक से याद है इस वक्त, तो 128 सीट वाली सरकार थी, 129 सीट वाली सरकार थी, जो जिनको हटा के फिर मोदी जी वहाँ पे आए। तो 121 सीट कोई बड़ी बात नहीं है। इतना अगर आपने प्रोपोगेंडा कर दिया, इतना आपने जहर फैला दिया, फिर भी वो 51 सीट कांग्रेस लेके आई, इनके पास 121 सीट के आसपास रहा। बाकी कुछ 1-2 निर्दलीय थे और कुछ
शायद मेरे ख्याल से मैं जिस इलाके में था उस इलाके में बहुत अच्छा इनका परफॉर्मेंस था, वो मुझे याद है। मध्य गुजरात में बिल्कुल था, मध्य क्योंकि वो गुजरात में अफेक्टेड इलाका था। आप मध्य गुजरात में थे, तो वहाँ तो आप देखिए पूरा आनंद के, क्योंकि नडियाद में जो पटेल साहब हुआ करते थे वो बिल्कुल। पूरी तरह से साफ हो गए थे। बिल्कुल, बिल्कुल। आपको उनका नाम याद होगा, हाँ मंत्री हाँ, भी थे। अरे इनके अब कांग्रेस के बड़े नेता थे हाँ, वो, मंत्री भी थे वो, दाढ़ी वाले हमारे, हाँ, कपड़ा मंत्री वगैरह रहे हाँ थे हाँ वो, हाँ हाँ, हाँ। अरे मैं नाम भूल रहा हूँ उनका भी। नहीं, अहमद पटेल की बात नहीं, है, अहमद अहमद पटेल पटेल का भी नहीं, वो चुनाव बड़ा है। दिनशा पटेल, दिनशा पटेल, मैं मिला हूँ दिनशा भाई से इसलिए दिनशा जानता पटेल हूँ। बड़े बड़े टिपिकल एक तरह से गांधीयन भी थे वो, और स्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर थे वो, जी जी जी। पर उनको समझ में नहीं आया कि ये इसको कैसे फेस किया उनकी जाए। राजनीति खत्म हो गई इसके बाद धीरे धीरे, वहाँ तो सब कोई किसी कांग्रेसियन की राजनीति बची ही नहीं वहाँ है। पे अभी। अमित चावड़ा एक व्यक्ति है अभी जो गुजरात कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो भी मध्य गुजरात से आते हैं, आंकलाव से आते हैं, आनंद में हाँ, पड़ता है। क्लब गया हूँ मैं। वो कैसे भी करके अभी बचे हुए हैं, अदरवाइज ऑलमोस्ट आप देखिए ना, कांग्रेस 77 से 19 पे आ गई थी और अब तो 19 से 11 पे आ गई या 9 पे आ गई है। तो वो तो एक सिस्टमेटिक है पूरा, वो अलग है, ऑपरेशन लोटस अलग चीज़ है, वो उसके बाद सब शुरू हुआ। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर हिंदू वेव होता, अगर इतना, तब तो 150 तो तब आनी चाहिए थी, बिल्कुल। लेकिन वो नहीं आ पाई, 121 आई। और उसके बाद अगर आप देखें तो 2007 में 121 से घटकर वो हो गई 117, फिर 2012 में वो 117 से घटकर हो गई 115, जब मोदी साहब ने एक नया नाम दिया कि ये तो प्रो इनकम्बेंसी है, ठीक है। और फिर 12 से 17 के इलेक्शन में हो गई 99। अब वो तो बस मतलब हारा हुआ इलेक्शन था, कैसे लास्ट में जीत गए। हर एक इलेक्शन आप सर यकीन मानिए हारा हुआ इलेक्शन था। मैं हमेशा कहता रहा हूं, उनका एक भी इलेक्शन मुझे डाउट है कि शायद 2002 का हो सकता है कि उन्होंने जो जितनी सीट पाई उतनी सीट उनको इस माहौल को लेके उतनी मिल गई। उस दौरान 5 साल में बहुत सारी चीज़ें लोगों के समझ में आ रही थी, लेकिन उस दौरान उतने ही एनकाउंटर्स भी हो रहे थे। दंगा नहीं हुआ उसके बाद, 2002 के बाद गुजरात में उस तरह से एक भी दंगा नहीं हुआ है। छूट मूट की घटनाएं हो तो हर जगह हो जाती है, मास लेवल पे जो ये हुआ पूरा, ये कभी नहीं हुआ। और एनकाउंटर्स होते रहे। तो 2005 से 2002 से 2007 का दौर मेरे ख्याल से उन्होंने सिस्टमेटिकली इस तरह से बिल्ड किया कि लोगों में मैसेज जाए। हरेन पंड्या का मर्डर भी उसी दौरान हुआ, सबसे पहले वो हुआ एक्चुअली। फिर अक्षरधाम आपको सबको याद होगा, बिल्कुल 2002 24 सितंबर। तो एक छवि ये बनी, हिंदुओं में ये छवि बनती गई कि यार ये आदमी तो हमारे लिए जान जोखिम में डाल रहा है। और अच्छा, ये 5 साल बड़े कठिन थे इनके लिए, क्योंकि जो केशुभाई पटेल लॉयलिस्ट लॉबी थी पाटीदारों की, वो चुप, क्योंकि उन सब के साथ अपमान हो रहा था पहले। अब मैं थोड़ा ये भी बता दूं कि देखिए, गुजरात में कास्ट इक्वेशन बड़ा मजबूत पहले भी था, आज भी है हमेशा से। लेकिन हुआ ये कि ब्राह्मण और जो सवर्ण क्षत्रिय हैं, तो पहली जो भारतीय जनता पार्टी जब बनी तो पहले वो ब्राह्मण और जैनों की पार्टी हुआ करती थी। क्योंकि ब्राह्मणों को लगा कि कांग्रेस में उनको जो है दरकिनार किया जा रहा है। ब्राह्मण कभी बड़ी तादाद में कहीं भी नहीं रहे, लेकिन अब यह है कि उनका वैसे एक सामाजिक दबदबा और रुतबा उनका रहता है और हर जगह पे उनका मान सम्मान बना रहता है। तो भाजपा में भी यही था। मोदी साहब ने सबसे पहले जो काम किया संगठन में आते ही, और उसके बाद जब वो सत्ता में आए तब तो खास पहला उन्होंने कहा कि ये जो इंटेलेक्चुअल जाति है इसको खत्म करो। तो नलिन भट्ट बड़ा इंटेलेक्चुअल आदमी था, 2 साल 3 साल में वो खत्म हो गया। हरेन पंड्या का तो खैर वो तो जान से ही चले गए। और फिर ऐसे बहुत सारे नाम हैं, लोकल लेवल पे बहुत सारे नाम हैं, मैं गिनवा सकता हूँ आपको। वो नहीं रहे, उनका या तो वो पॉलिटिकली सरेंडर हुए या फिर उनको राजनीति छोड़नी पड़ी, या क्योंकि वो ऐसे लोग थे जो एक्चुअली विचारधारा वाले लोग थे, तो वो कांग्रेस में फिट हो नहीं रहे थे और कहीं वो गए भी नहीं। ऐसे मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ। तो पहले ब्राह्मण जो है वो दरकिनार हुए, और वो जल्दी हो गए क्योंकि उनकी संख्या बहुत कम थी, थोड़ी से थे। फिर आए पटेल। अब पटेलों की तादाद कोई ऐसी 2% 3% तो नहीं है, पटेल 15% से ज्यादा आबादी बहुत डोमिनेटिंग है, और हर तरह से डोमिनेटिंग। जमीन है उनके जमीन तो खेती में डोमिनेटिंग,
और फिर 70 के दशक के बाद तो उनके पास काफ़ी समृद्धि आना शुरू हुई, तो हर जगह वो फैले यूरोप और कनाडा फूले सब फाले। घूमे हुए हैं। डायमंड में वो हैं, ब्रास पार्ट में ज़्यादातर वो हैं, टेक्सटाइल में सूरत में उन्होंने काफ़ी अपना वो जमाया, कंस्ट्रक्शन में, रियल एस्टेट में बहुत सारे आपको ज़्यादातर जो है अब तो पटेल जो हैं वो आपको मिलेंगे। फिर आप सिरेमिक तो अपने मतलब ऑलमोस्ट वही लोग कर रहे हैं, सिरेमिक पूरा काम जो है लकड़ी का काम। लकड़ी का काम, वो कच्ची कटल है, वो जो लकड़ी का कर रहे हैं ना, जो लाती आप हर जगह देखते हैं, वो सब मोस्टली कच्ची पटेल। हाँ, लेकिन जैसे एक जगह है कठलाल, हाँ, तो कठलाल में अगर आप जाएंगे, मैंने सर्वे किया है वहाँ जी। का, वहाँ तो लकड़ी का ही काम होता था जब मैं था तो। नाम और 90% पटेल है वहाँ पे। बिल्कुल पटेल, 100%, आप बिल्कुल सही। नाम ही कठलाल है। हाँ, नाम ही। जी। तो पटेल जो है वो हर जगह पे अपना प्रभुत्व जो है वो प्रस्थापित ऑलमोस्ट कर भी चुके थे, और कहीं बाकी था तो करने जा रहे थे। बड़ी मेहनतू कौम है, बड़ी। अच्छा, पढ़ाई लिखाई में भी बहुत पीछे बहुत नहीं है। नहीं, वो पढ़ाई उन्होंने लिखाई में अपने भी आप को हर अपग्रेड तरह किया, से आगे बढ़े अपने हुए हैं। आप को हर बिल्कुल। तरह से आगे बढ़ाया। अब उनमें जो है ना एक वीकनेस थी, वो नरेंद्र भाई ने पकड़ी। और वो वीकनेस ये थी, क्योंकि पटेल यानी कि कुर्मी कहें या कणबी कहें या पाटीदार कहें, हमारे यहाँ ना तो वो सवर्ण में उस तरह सामाजिक संरचना की बात कर रहा ना हूँ, लोअर कास्ट में ना लोअर कास्ट में थी, ना अपर कास्ट में थी। और उनको ये था कि हम पैसे तो अब बहुत कमा रहे हैं, हर जगह पे पहुंचे हुए हैं, विदेश में भी आप जाए देखेंगे तो ज़्यादातर इलीगली कबूतरबाजी से करोड़ों रुपया दे के जाने वाले वही ज़्यादातर लोग हैं, चाहे उत्तर गुजरात के हो या मध्य गुजरात के हो। हाँ, सौराष्ट्र वाले पटेल ज़्यादा ये नहीं करते, वो ज़्यादा अभी भी जो है खेती और बिजनेस उसी में जाएंगे। लेकिन नॉर्थ गुजरात के और मध्य गुजरात के गुजरातों में ये पटेलों में चलन सा है, पता नहीं क्यों, इसका हम भी नहीं समझ पा रहे मैं देखा है मैंने कि वो यहाँ पड़ी है 5 करोड़ की ज़मीन पड़ी है, 2 करोड़ का ये पड़ा है, उसको इलीगली जो है वो 1-1 करोड़ रुपया खर्च करके भी वहाँ जाके पता नहीं क्या करेंगे, और उनको बड़ा सुकून मिलता है उसमें। मोदी साहब ने एक चीज़, मेरे ख्याल से, ये मेरा ऑब्जर्वेशन है, उन्होंने देखा कि पाटीदारों में हर चीज़ है, एक उनका सेल्फ एस्टीम कहीं हाई नहीं है, उनको लगता है कि हमारी कहीं रिकॉग्निशन नहीं है, जबकि उनका जो बिहेवियर है वो बिल्कुल अपर कास्ट जैसा है। नॉनवेज नहीं खाना, धीरे बहुतों में लहसुन प्याज नहीं खाना। हुआ क्या, उसमें बहुत सारी चीजें हैं, कड़वा लेवा पटेल का सब। 80 तक ये भी नहीं था। अच्छा। मैं आपको बताऊं 80s तक ये नहीं था, 80s तक काफी सेल्फ एस्टीम उनका काफी लो रहा करता था। 80 के दशक में सौराष्ट्र के पाटीदार जो हैं उन्होंने धीरे धीरे अपना एस्टीम जो है, उनको लगा कि यार हम तो हैं कुछ, हमारी तो मतलब इतनी तादाद है, पॉपुलेशन है, ज़मीनें इतनी हमारे पास है, हम किसी से कम थोड़ी है। वो रियलाइजेशन उनको 80 के दशक में आना शुरू हुआ। खैर उसके बाद फिर धीरे धीरे पूरे गुजरात के पटेलों में वो चीज़ गई, लेकिन अभी भी ये था कि सत्ता में जो शिखर पर बैठा है, क्योंकि कहीं सत्ता में भागीदारी नहीं थी तब तक, ब्राह्मणों की तो कब से थी, गुजरात के तो पहले 3 या 4 जो मुख्यमंत्री हैं वो सब ब्राह्मण ही थे, पर इनके तो ये तो मजदूर मतलब मेहनत करने वाले लोग थे ना। सरदार पटेल थे, तो सरदार पटेल से अपने आप को एसोसिएट शुरुआत में वो इसलिए नहीं कर पा रहे थे, ये मेरा मानना है कि सरदार पटेल उस जमाने के बारिस्टर, भाई उस जमाने में तो अपने आप में किसी भी छोटे से गांव में निकलकर विलायत जाकर ना सिर्फ पढ़ना, इतना बड़ा वकील, और सरदार पटेल से बड़े तो उनके भाई थे, विठल भाई ने तो अपने आप में बड़ा, तो वो क्या लगता है पता है आपको, उस तरह की सोच थी कि ये बड़े लोग हैं, अलग लोग, एसोसिएट नहीं कर पाओगे ना आप जब तक उस हीरो को आप नॉर्मल सेंस से, आप लेंस से देखना नहीं शुरू करोगे कि हाँ हमारी ही कम्युनिटी के थे, और हम ही की तरह उनका परिवार भी जो है वो खेती बाड़ी करता था, तो वही था। पर क्योंकि इतना बड़ा नाम हो चुका था तो इनको ये भी, मतलब ये मैं बता रहा हूँ, ये समझने वाली बात, कॉम्प्लेक्स वाला मामला, तो एक कॉम्प्लेक्स का मामला था कि भाई कैसे जोड़ें, तो लव कुश से जोड़ते थे वो, मतलब बहुत डिस्टेंट, कि राम के पुत्र हैं लव और कुश, तो वो हमारे लेवा लव से हैं, कड़वा कुश है, तो कहीं ना कहीं एक वो था। तो उस तरह से वो अपने आप को एक अपना एस्टीम बना के, और केशुभाई पटेल ने बड़ी उम्मीद जताई, क्योंकि केशुभाई पटेल जब जनसंघ से लेके फिर भाजपा और उनकी बड़ी अपनी खुद की संघर्ष यात्रा है, उसमें कोई डाउट नहीं है, वो जमीन से निकला हुआ नेता था। उसके ज़माने में इनका जो प्रोपेगेंडा मशीनरी था वो अलग तरह से काम करता था। तो जब वो पहली बार मुख्यमंत्री बने 95 में,
और जब 96 में तो तोड़ दिया गया शंकर सिंह के द्वारा, तो उस दौरान उनसे भी मेरी मुलाकात है, शंकर सिंह शंकर वगैरह सिंह से तो बिल्कुल मिलना चाहिए, अगर कोई नहीं मिला है तो नहीं मिलना ही कपड़वन जाके मिला हूँ मैं। हाँ। जी और तो आपको बताई होगी पूरी जानकारी। जी, हाँ बिल्कुल, बिल्कुल। तो फिर वो अगेन अलग हो जाएगा कि वो क्या हुआ था पर्दे के पीछे, लेकिन वो एक मशीनरी बनाई गई उस समय, ना सोशल मीडिया था ना कुछ था, लेकिन मोदी जी का एक बड़ा अच्छा एक स्किल है, उन्होंने अपने प्रचारक होने के तौर पर जहाँ जहाँ जो भी जितना भी, और घूमे बहुत, इसमें कोई दो राय नहीं है, घूमते ही रहते थे, और लोगों के रहना जाना खाना पीना मिलना, एरोगेंस यही था, एरोगेंस में कोई कमी नहीं थी, लेकिन फिर भी एक उस तरह का एक उनका एक चार्म तो था बिल्कुल, कि लोग प्रभावित बड़े हो जाते थे उनसे, बड़े जितना जिसका आईक्यू लेवल कम उतना जल्दी वो उससे प्रभावित हो जाएगा। और अब मैं किसी को नीचा नहीं दिखा रहा हूँ यहाँ पे, लेकिन ये जो आमतौर पे ऑब्जर्वेशन अब तक किया उसकी बात कर रहा हूँ मैं। और या तो फिर जिसको जो मानता है ना, भले पढ़े लिखे बहुत ज़्यादा हो, आईक्यू लेवल भी अच्छा हो, मतलब मैं इसको इस तरह से डिकोड करने की कोशिश करूँगा कि जो हर चीज़ होते हुए भी जिसके मन में वो फ्यूडलिस्टिक सोसाइटिकल जो कीटाणु है, अगर वो प्रभावी है, क्योंकि उनको चाहिए होता है कोई राज करने वाला, कोई बड़ा भाई या तो पिता, या जो उसको बताएगा तुमको क्या पता, मैं बताता हूँ क्या होता है। तो चाहे वो डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, कुछ भी हो, तो ये उस पर्सनालिटी को प्रेजेंट करने वाली व्यक्ति है। तो पटेलों को केशुभाई में आस दिखी, केशुभाई उस आस को उस तरह से पूरी नहीं कर पाए जिस तरह से सबको उम्मीद थी, पर्टिकुलरली पाटीदार कम्युनिटी को, और नरेंद्र भाई इस तरह से हटा के उनको आ गए। तो एक रिबेल हुआ 2002 के बाद, एक रिबेल चला 2006 तक। पाटीदार विधायकों, पाटीदार विधायक बड़ी तादाद में थे कांग्रेस में, और कांग्रेस में तो थे ही थे, लेकिन बीजेपी में तो बड़ी तादाद में थे। तो जैसे कि गोवर्धन सिटफिया खुद अपने आप में, उन्होंने तो ये बड़ा प्रख्यात किस्सा है कि उनको मंत्रिमंडल में वापस शामिल किया जा रहा था, और उसी वक्त मंच पर आके उन्होंने कहा कि मैं इस मंत्रिमंडल में शामिल नहीं होऊंगा, जो कि नरेंद्र मोदी साहब के लिए तो बड़ा अपमान है। जब मंच सजा दिया गया, 2-3 और लोगों को भी जो है मंत्रिमंडल में शामिल करना था, इन्होंने मंच से मना कर दिया। उसके बाद सिस्टमेटिकली फिर वो बालू तंती हो या बेचर भादानी हो या सिद्धार्थ परमार पकड़ ले उसमें, राकेश राव थे, और भी बहुत सारे थे उसमें, बहुत सारे नाम थे, तो वो सब उसमें इस विद्रोह में शामिल थे जो विद इन बीजेपी था। पर केशुभाई इसमें खुल के बाहर नहीं आए और बाहर से आशीर्वाद दिया, और नरेंद्र भाई और अमित भाई लगे रहे उस डैमेज कंट्रोल में और काउंटर अटैक में 2003 से लेकर 2007 तक। वो पूरा मैंने बहुत करीब से देखा है। उस दौरान उन्होंने सिस्टमेटिकली बीजेपी में उन सब स्ट्रॉन्ग हेडेड पाटीदार लीडर्स जो हैं उनको खत्म किया, और उनको रिप्लेस करते रहे जो उनके कठपुतली हैं, ऐसे सभी को अपने लोगों से उनको रिप्लेस करते रहे, ताकि कम्युनिटी में ये मैसेज न जाए कि हमारा रिप्रेजेंटेशन खत्म हो रहा है, मतलब पटेल ही रहेगा लेकिन हमारा वाला रहेगा। तो ये काम करते रहे 2007 तक, और फिर चुनाव हुआ तो 4 सीटें और मैंने कहा जैसे वो कम हुई। तो कभी गुजरात ने, और 17 तक वो कम होती वो चली गई 99 तक, और 22 में अगर फेयर एंड स्क्वायर इलेक्शन होता, जो कभी अब तो मुश्किल था, वो तो होना ही नहीं था, 17 में भी नहीं हुआ था। सूरत की 16 में से 15 सीट पॉसिबल नहीं थी किसी हिसाब से, पर फिर उनको वो हुनर उनके हाथ में था, वो कला थी, चाबी थी, सब कुछ था, तो उन्होंने कैसे भी करके मैनेज किया। तो मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि गुजरात ने बहुत कुछ जो है इनके दौर में बहुत कुछ बदला। सबसे पहला सोशल फैब्रिक बदल गया, हिंदू मुसलमान के बीच कोई दंगे नहीं हुए, लेकिन हिंदू मुसलमान के बीच रिश्तों में एक वो डिस्टेंस आ गया जो पहले इस तरह से सिग्निफिकेंटली आपको दिखता नहीं था, वो अब है, ये वास्तविकता है। दूसरी बात कि हिंदुओं के बीच में जो है एक बड़ी वो डिस्टेंस है बिटवीन दी डिफरेंट कास्ट्स। और एग्जांपल दूं मैं आपको, एक नितिन पटेल ने खुलेआम कहा हुआ था, कई बार बोले नितिन पटेल, जबकि वो मोदी कैबिनेट में थे और बाद में तो फिर वो आनंदीबेन की थे कैबिनेट में, या तो विजय रूपाणी की कैबिनेट में थे,
कि जो हमें वोट नहीं करेगा उसके लिए हम क्यों काम करें। तो अहमदाबाद के बिल्कुल करीब में साणंद है, विरमगाम है, और वहाँ से नल सरोवर का वो नल कांठा है पूरा, जो फिर भाल इलाका का भाल पंथक कहलाता है, भाल का पूरा प्रदेश है, जो जाता है धंधुका तक, सिर्फ धोलेरा तक। वहाँ मैं सिर्फ इस तरफ की नल कांठा की बात करूँ तो 29 से 32 गांव ऐसे जो प्योर कांग्रेसी आइडियोलॉजी वाले थे, और वहाँ वो साणंद से वो करमसिंह चौधरी या सवजी चौधरी, नाम भूल गया अभी, मकवाना या चौधरी, वो जो कोली समाज से था, वो ही चुन के आएगा, क्योंकि कुछ सीटें कास्ट डोमिनेटेड है वहाँ पे, आप कोई और विचारधारा डोमिनेटेड है। 2017 में या तो 16 में उनका पानी कट गया कैनाल से, वो मिल नहीं रहा था पूरा। इन लोगों ने आवेदन दिए, ये किया वो किया, अपने विधायक को बोला, विधायक कांग्रेस का था, विधायक बात करके थक गया, एरोगेंटली बोला गया कि तुम्हारे वहाँ से हमको वोट थोड़ी मिलते हैं। अब एक प्रदेश में चुनी हुई सरकार के संविधान की शपथ लेकर काम करने वाले लोग ये कह रहे हैं और खुलेआम कह रहे हैं कि नहीं तो नहीं होगा, उन जो अपनी बात रखना है उनको कह रहे हैं। इन लोगों ने विरोध प्रदर्शन करने के लिए ट्रैक्टर, जो अभी कुछ दिनों पहले ट्रैक्टर निकली थी कभी गुजरात में, तो उस दिनों भी निकली थी, और ये 30-32 गांव की थी। साणंद 4 रास्ता पे इनको पुलिस ने जो धोया है अशोक जी, मतलब एग्जाम्पल सेट कर दिया, उस तरह का धोया। और उसके बाद ये कभी खड़े नहीं हुए, और कुछ दिनों के बाद, उसके कुछ महीनों के बाद वो डिफेक्ट करना पड़ा किसको, ये कांग्रेस के विधायक को। और मैंने वो जामीन की वजह पूरी स्टोरी की है, मैंने वो गांव गया हूं मैं, और नहर निकल रही है सर, ऐसे यूं निकल रही है नहर, लेकिन पानी नहीं पानी नहीं, ये नहर में पानी नहीं आएगा, ये 2 नहर निकल, यहां से उसमें पानी जाता है नहीं। और पीठ जो है ना, मतलब ये ऐसी सूजी हुई पीठ, पिटाई के चलते इस तरह की पिटाई, और उसको डिफेक्ट करना पड़ा, उसको कांग्रेस छोड़नी पड़ी, उसको बीजेपी में जाना पड़ा। ऐसे तो कई किस्से हैं। लोग कहते हैं कि गुजरात में कांग्रेस में इतना सारा डिफेक्शन क्यों है, हर बार मैं आप पैसा तो मिला ही होगा, पैसा तो बाय डिफॉल्ट समझ के चलिए आप, लेकिन तो उसके बाद भी मिलेगा। लेकिन मतलब मन से चले गए या दौड़ के चले गए कांग्रेस के बहुत सारे विधायक। ये बात पर भी मैं एग्री बहुत नहीं करता हूँ, बहुत सारे कारण हैं। आपका रिश्ता, आप विधायक है, आपका कोई रिश्तेदार है, उसने कुछ कोई केस है, कुछ चल गया, अब वो बहुत करीबी है, तो फिर आपको फिर उस पर भी जो है दबाया जाएगा। कोई न कोई मौका तो मिल ही जाता जब आप पब्लिक पर्सनालिटी हैं, तो कुछ भी, ये बहुत सारे किस्से हैं ऐसे। तो उस तरह से सिस्टमेटिकली कांग्रेस तो, अच्छा अब क्या होता है उसके बाद कास्ट, अच्छा नहरों के पानी के डिवीजन में भी इस तरह से बर्ताव, वो ये सब स्टोरी मैं कर चुका हूँ, इसलिए बता रहा हूँ आपको कि एक गांव दूसरे गांव का दुश्मन हो जाएगा। अच्छा हमारे यहाँ क्या होता है, पर्टिकुलर कुछ गांव जो है वो पर्टिकुलर कम्युनिटी के होते हैं, मतलब ये कोई है जो वो कोली समाज का गांव है, कोई है वो कारड़ी राजपूत का गांव है, कोई आसपास में एक अलग गांव होगा जो बिल्कुल पटेलों का गांव होगा। अब ये सब बेसिकली खेती करने वाले लोग हैं, पशुपालक भी हैं, खेती भी करते हैं। अब वहाँ एक गांव के, अब सीमा डिलिमिटेशन में ऐसा हो गया कि यहाँ एक गांव आगे आ रहा है, वहाँ कांग्रेस के वोटर्स हैं, यहाँ बीजेपी के, तो पानी ही नहीं जाएगा आगे सर। ये किस्से सब हुए हैं और लगातार हुए। अब अच्छा, और मामला ऐसे क्रिएट होगा आपके सामने कि एक गांव को लगेगा, एक गांव वाले को, कि दूसरा वाला जो है वो इसकी वजह से पानी नहीं आ रहा, इसकी वजह। और देखो कहीं ना कहीं छोटी बहुत रंजिश तो एक दूसरे में होती रहती है। हाँ। वो रंजिश को बड़ा किया जाता था। और सर ऐसे ऐसे दृश्य भी, ऐसी ऐसी खबरें भी हमने लिखी हैं, की हैं, कि जहाँ पे पता चले कि ये दुश्मन हो गए, और एक दूसरे के दुश्मन जो इतने नहीं थे ऐसे हो गए। और विद इन लोकेलिटी, विद इन कास्ट, विद इन हाउसेस, अब मैं आपको यहाँ तक घरों में डिवीजन हो गया विचारधारा को लेकर। एक प्रो मोदी है घर में, कोई एक जो है वो एंटी मोदी नहीं है, लेकिन वो कह रहा है कि ठीक नहीं है, पर उसको फिर गुजरात द्रोही, अभी जो है देशद्रोही है ना, तब वो था कि गुजरात विरोधी। आप गुजरात विरोधी हो। मुझे भी विधानसभा में सबके सामने एक बार कहा गया था 2010 में। मैं तो ठीक एक पत्रकार हूं, लेकिन ऐसे तो आप देखो हर कोई लड़ नहीं सकता, हर कोई अपने ही घर वालों से जूझ नहीं सकता, हर कोई अपने गांव वालों में अकेला रह नहीं सकता। देखो ये सब चीजें ये होगी भाई, जो बहुत स्ट्रांग विल्ड हैं और जिसका सही में लॉजिक और विवेक और ये सब जो है ठीक से काम कर रहा है,
वो ही सवाल उठाएगा इसमें। नहीं तो कई बार लोग चुप हो जाते हैं, नहीं समर्थन करेंगे लेकिन चुप हो जाते चुप हो जाते हैं, तो चुप होने वालों की संख्या बहुत बड़ी है, एक्सेप्टेंस नहीं है। ये मान के नहीं चलिए आप प्लीज के बहुत 156 सीटें आ गई तो एक्सेप्टेंस अचानक से बढ़ गया। अरे भाई, जब आप मुख्यमंत्री थे तब भी नहीं था, तब भी कम हो रहा था। तो ये सब ये अच्छा, परसेप्शन जब है गुजरात की बात होती है तो इन दो लोगों की बात होती है तो दो और हैं जी भाई, बिजनेस संभालने वाले भी जो दो हैं वो भी आपके गुजरात से हैं, जी जी अंबानी जी और अडानी जी। जी और हुआ ये कि किसी तरह से, जैसे प्रोफेसर हेमंत शाह से मेरी अक्सर बात होती है, उन्होंने जी। लिखा भी, आप भी उनको जानते हैं, जी। विद्वान आदमी हैं और गिने चुने लोगों में से हैं जो लगातार अभी भी बोल रहे हैं और बिल्कुल। आंकड़ों के साथ बोलते हैं, हवा में नहीं बोलते। बिल्कुल। तो उन्होंने खास तौर पर शिक्षा, स्वास्थ्य, इन सारी चीज़ों को लेके कई बार बात की कि कैसे सब प्राइवेटाइज कर दिया गया और कैसे गुजरात की गरीबी दिखाई नहीं देती है बाहर से, लेकिन अंदर बहुत आर्थिक जो है वो ऊंच नीच वो बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल। और किस तरह से इन दो लोगों को, अंबानी और अडानी को, ज़बरदस्त तरीके से मतलब गुजरात में फ़ायदा पहुंचाया गया। जी, बात सही है, उसमें कोई गलत बात नहीं है। और मैं तो कहता हूँ कि कोई भी अगर गुजरात आता है तो उसको तो सीधा दिखेगा, बाहर बैठ के कुछ नहीं दिखेगा। अगर कभी नहीं, मैं तो रहा हूँ और मैं तो गांव आपने में तो गया देखा है हूँ। ना। आप पानी की बात कर रहे हैं, उस जमाने में हम लोग जाते थे तो देखा है कि ऐसे ऐसे गांव जहाँ कई कई किलोमीटर से औरतें पानी लेके आती थी, तो ये सब अभी तो भी देखा आती हुआ है, अभी भी होंगी। हाँ। अभी भी आ रही है। अभी भी जो आदिवासी इलाका है हमारा, वहाँ पे रोड नहीं बने हैं गांव गांव तक, ये या तो हिम्मतनगर वगैरह हम ना जाते ना थे, इधर पीएचसी जाते बने थे। हैं, ना नहीं पीएचसी कई जगह बने हैं वो बंद पड़े हैं। हम्म। अच्छा, कहीं बने हैं तो बहुत सारी जगह ऐसी है जहाँ पे कोई है ही नहीं जो संभाले उसको। देखिए, मॉडल खड़ा कर देना एक अपने आप में और उसका प्रचार प्रसार करना और एक ऐप को वर्ल्ड वाइड नाम की एजेंसी और वैसे रख भी लो, ठीक है, लेकिन कर मतलब लो, ठीक है। आप कीजिएगा, उसके पहले मैं जोड़ दूं कि गुजरात कभी पिछड़ा हुआ राज्य नहीं रहा है। नहीं, हम लोग गुजरात तो हमेशा से एडवांस स्टेट रहा है। हमेशा से। और मैं ये कहूँगा कि चिमन भाई पटेल के ज़माने में जो 90 से ले 94 एंड तक चला, शायद उस समय तो हम दी मोस्ट प्रोग्रेसिव स्टेट ऑफ द नंबर 1 नंबर 2 रहे हैं। नंबर 2 थे उस समय। आई थिंक मोर देन अराउंड और मोर देन 14-15% ग्रोथ था हमारा, बिल्कुल। क्योंकि ग्रीन बेल्ट भी 80-90 के दशक में ही हमारा पूरा जो बना, जो आप बिल्कुल। देखते हैं ना, ये जो बड़ौदा से शुरू होके वापी तक चलता है पूरा, बिल्कुल। हाँ। वो पूरा जो ग्रीन बेल्ट कहा जाता है एक तरह से, और इंडस्ट्रियल बेल्ट भी कहा जाता है, वो इसी के तभी तो बना है सब। और जीआईडीसीज जो बनी वो सब 80s में, वो सब पूरा स्मॉल एंड मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज का के लिए पॉलिसी बनना, उसको फिर पनपना, उसको हेल्प देना, ये जितनी भी है जो अभी भी एग्जिस्टिंग है और जो जहाँ कुछ हो रहा है, वो सब तो 80s में पॉलिसीज बनी और एग्जीक्यूट हुई। ठीक है, इन्होंने कोई ऐसी सिग्निफिकेंट चीज़ को मैं बहुत याद करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि मैं वहीं रहता हूँ और मुझे कोई निजी कोई कॉफ्त नहीं है उनसे, मतलब मेरा कोई कुछ खुद का तो बिगाड़ा नहीं है कुछ कि मुझे कुछ वो हो, और मेरी हैसियत भी नहीं है ऐसी कि वो तो बड़े आदमी है। पर मैं ऑनेस्टली जब कोशिश करता हूँ याद करने की कि एक भी ऐसी योजना जिससे लोगों का भला हुआ हो, आम लोगों का, रिवर फ्रंट बनवाया, उससे क्या भला हुआ, मतलब दिखता अच्छा है, रील अच्छी बन जाती रील अच्छी बन जाती है। और अब तो हर कोई पुलिस भी यहाँ जाकर रील बना रही है। अब देश का प्रधानमंत्री खुद इतनी रील बना रहा हो। मैं लास्ट टाइम अहमदाबाद गया था तो दोस्तों ने कहा चलो रिवर फ्रंट देख के आते हैं, तो रिवर फ्रंट गए हम लोग। हाँ। तो मैंने गिनती शुरू की, 22 लोग रील बना रहे थे। हाँ। दोपहर का टाइम था जबकि 22 लोग रील बना रहे थे। मैंने कहा अब इसके आगे मैं नहीं गिन सकता, चलो है सुंदर। सर, नर्मदा कैनाल या नर्मदा योजना का जो बहुत बड़ा अपने सर पे वो ताज पहनते हैं सर, वो उसमें बड़ी पोल है। उसमें अभी जो एक्चुअली बहुत सारी जगह है जहाँ पे जो वो जो कहते हैं ना वो वाली कैनाल चाहिए जो कि बहुत ही बारीक और फिर जाती है, उसको इसके लिए एक शब्द का इस्तेमाल है, मैं अभी माइक्रो कैनाल। हाँ, उस माइक्रो कैनाल भी कह सकते हैं। बड़ा काम वहाँ भी जो है बाकी है। बहुत सारे वादे किए गए सुजलाम सुफलाम योजना को लेकर, करप्शन की भरमार उसमें अनेकों बार पाई गई। सौराष्ट्र में सौनी योजना नाम से पानी का था, वहाँ सर योजनाएं घोषित होती है। ज्योतिग्राम योजना, चलिए उस पर बात कर लेते हैं। 2005-06 में मोदी साहब ने इसका शुभारंभ करवाया था कि अब मेरे राज्य का किसान जो है वो उसको जो रात भर जाकर, क्योंकि बिजली तभी आती थी, बिजली का बड़ा इश्यू था, तो जो रात भर जाकर उसको पानी देने के लिए जो बिजली का तब आती है तब वो करना पड़ता है, तो अब मैं इसको बंद करवाऊँ और मैं ज्योति ग्राम योजना शुरू कर रहा हूँ। इससे क्या होगा कि दिन भर बिजली तो रहेगी सिंगल फेज, लेकिन 3 फेज बिजली जो है वो दिन में मिल जाएगी। तो अब किसान जो है उसको ना रात में जगना है, ना
मतलब ठंड की रात, मतलब वो तो फिर बताते हैं ना आपको कि कड़कड़ती ठंड में या तपतपाती धूप में या तो बारिश के मौसम में मेरा किसान रात को कैसे जाएगा। अच्छा, गुजराती वाले जो मोदी जी के भाषण, चूंकि मुझे तो गुजराती समझ में आती है, हाँ, वो वाकई बहुत इमोशनल होते हैं। अरे बड़े हाँ, खतरनाक, वो बड़े इमोशनल होते एकदम। हैं। हिंदी वालों को समझ में नहीं नहीं, आएगा वो नहीं वो। आएगा। पर तो वो लोग भावुक हो जाते थे हाँ, यार, एकदम एकदम, एक मैंने सुना है। ऐसा मुख्यमंत्री, वो योजना आज भी चल रही है, ज्योति ग्राम योजना। आज भी किसान 8 घंटा बिजली मांग रहे हैं, आज भी मांग रहे हैं। अभी आंदोलन फिर से एक बार शुरू हुआ है, तो उसमें जो कुछ मुख्य मांगे हैं उसमें से ये है कि 8 घंटा दे दो हमको 20 साल बाद। 20 साल बाद भी अभी मांग रहे हैं। तो मेरा कहना यह है कि शिक्षा में अधपतन हुआ, शिक्षा का तो बहुत बुरा हाल। बहुत बुरा हाल। देखो, मैं था वहाँ पे और मैंने बाकायदा सर्वे किया। आपको मैंने बताया कि 100 से ज़्यादा गुजराती गांव मैंने घूमे हुए जी हैं। बिल्कुल। और उस ज़माने में मैं फ्लुएंट गुजराती बोल लेता था, अब जी। तो अटक अटक के बोलता हूँ। जी। तो शिक्षा का तो उस समय भी कोई बहुत अच्छा हाल नहीं था। जैसे गुजरात में मैंने देखा FYB, ये पहली बार सुना मैंने कि आदमी अगर 3 साल का कोर्स है नहीं पूरा कर पाया, पहले साल में फेल हो गया तो FY कहता था। तो ये तो खैर मजाक की बात होगी, लेकिन शिक्षा उतनी नहीं थी जितना होनी चाहिए थी गुजरात जैसे स्टेट में। इतने इकोनॉमिक रूप से डेवलप स्टेट में, खासतौर पे गाँव कस्बों में जिस तरह की शिक्षा होनी चाहिए थी, नहीं थी। स्कूलों की स्थिति उतनी अच्छी नहीं थी जितनी होनी चाहिए थी, लेकिन हॉस्पिटल्स बहुत अच्छे थे। ये 2 चीज़ें मैंने एक साथ देखी कि हॉस्पिटल्स, मेरी बेटी होनी थी तो लोगों ने कहा कि अरे सरकारी हॉस्पिटल में जाओ, पैसा क्यों खर्च कर रहे हो। तो हम लोग तो यूपी के थे, सरकारी हॉस्पिटल से उस ज़माने में डरते थे। उन्होंने कहा नहीं, सरकारी हॉस्पिटल में प्राइवेट से बेहतर सुविधा मिलेगी, और मिलती थी। और अब बता रहे हैं लोग कि वो भी चौपट हो गया। नहीं सर, अब तो बहुत कुछ चौपट है। हर चीज़ का निजीकरण है, हर चीज़ पैसे आप दे के जो है पा सकते हो, आपका मेरिट हो या ना हो। आप डोनेशन वाली सीट पे चले जाइए। अब तो पूरी यूनिवर्सिटी डीम बन चुकी है ना, आप वहाँ जाइए, आप पैसे खर्च कीजिए, आप डॉक्टर बन जाइए। तो मेरी वाइफ मुझे ये कहती है, वो खुद एक सर्टिफाइड एंड रिनाउंड साइकोथेरेपिस्ट एंड साइकोलॉजिस्ट है, और एक बड़ी अस्पताल में वो एक हेड ऑफ द डिपार्टमेंट भी रही कुछ काफ़ी लंबे अरसे तक। वो मुझे कई बार कहती है कि खुदा ना खास्ता अगर कहीं कुछ बीमारी हो जाए और कहीं इलाज करवाना हो तो पुराने सरकारी डॉक्टर को ढूंढो। वो कहती है कि कोई बड़ी आलीशान अस्पताल खोल के जो बैठ गया है, जो अभी कुछ 10 सालों में या 12 सालों में जो निकला है, बोले वहाँ गलती से मत जाना, हम भी नहीं जाएंगे, आप भी मत, आपको लेके भी नहीं जाएंगे। वहाँ किसी चीज़ की गारंटी नहीं है। नाउ शी इज फ्रॉम द मेडिकल फील्ड ओनली, वो खुद कहती है मुझे, और ये बात सच भी है, क्योंकि अब पैसे दे के यहाँ पे जो है आप कुछ भी बन पा रहे हैं। आप बन जाइए, डॉक्टर बन जाइए, नकली डिग्रियों का कारोबार अपने आप में, और इस तरह से पैसे लेकर बेचने वाली डिग्रियों का कारोबार धड़े से चल रहा है सर। तो वो तो अब हमारे लिए कोई नई बात ही नहीं है। हमारे यहाँ गवर्नमेंट कचहरी अगर 5-5, 3-3 साल तक अगर नकली कचहरी चल सकती है अशोक जी, और वो भी अहमदाबाद के पास। अरे ग्रांट मिली सर, करोड़ों रुपए की ग्रांट मिली, उसको खाते रहे। नकली CMO, नकली PMO मिल सकते हैं आपको कर्मचारी। अब नकली जज मिला हमारे यहाँ। आपके यहाँ तो एक बंदा जो है वो चला गया था कश्मीर में, किरण पटेल, सुरक्षा किरण पटेल है ना, नकली जज एक बकायदा अपनी कचहरी चला रहा था। बिल्कुल खबर आई थी वो। तो अब अच्छा, नकली अस्पताल, वो तो मतलब कुछ आप पूछे मत, नकली डॉक्टर्स, ये सब भरमार लगी हुई है। ये सब जो बिल्कुल आपने कहा सही, शिक्षा, और मैं भी सरकारी स्कूल से ही पढ़कर निकला हुआ हूँ। मैं एक छोटे से कस्बे से पैदा हुआ, छोटे से कस्बे में पला बड़ा, और मैं तब के गुजरात की बात बताऊँ तो मुझे कोई सुनता है उसको बड़ा आश्चर्य लगता है। 70 के दशक में मेरा जन्म है, 72 की पैदाइश हूँ सर। मैं क ख ग घ से लेकर जो बाल मंदिर कहते हैं ना, जो इस समय KG और ये कहते हैं, हमारे ज़माने में बाल मंदिर था। हम लोग सब उसी में पढ़े हैं। तो बाल मंदिर जो था, तो मेरे पिताजी एक टेक्सटाइल मिल में एक क्लर्क थे। तो वो लेबर लॉ के तहत वो पूरा आता है, जिसमें मजदूरी से लेके टेबल पर, मतलब जो पॉटरी में काम करके, और मैं जहाँ से पला बड़ा हूँ वो वाकानेर है। तो वाकानेर, मोरबी, थान, ये उस समय का बड़ा वो गढ़ था कि हाँ, पॉटरी बहुत ज़्यादा थी। परशुराम पॉटरी अपने आप में बड़ी थी। वाकानेर स्टेट की उस समय की अपनी टेक्सटाइल मिल थी, जो बाद में कोरस इंडियन ले ली। अमरसिंह जी मिल्स, अमरसिंह जी महाराज थे हमारे स्टेट, तो वो टेक्सटाइल मिल थी। और बाकी पूरा इंडस्ट्रियल था, पूरा बेट, ईंटों के भट्ठे, टाइल्स, ये सब वहाँ पे बड़े पैमाने में था। तो वहाँ लेबर लॉ के तहत सरकार, उस राज्य सरकार की पॉलिसी थी, उसके तहत सर एक लेबर वेलफेयर सेंटर बनता था। हमारे यहाँ भी था, एक मोरबी में भी था, एक थान में भी था।
जहाँ जहाँ ये होगा, जरूरत होगी, वहाँ पे वो लेबर सेंटर बनना, ये पॉलिसी थी। अब अशोक जी यकीन करें कि मैं 70 के दशक की बात कर रहा हूँ, मैं वहाँ बाल मंदिर था, लेबर लॉ के तहत जिनके बच्चे हैं वो वहीं जाएंगे। 2 हमारी बहनें थी, एक यशु बहन और एक सरस्वती बहन, मुझे याद है, मैं उस समय तो 3 साल का रहूँगा। पढ़ाती होंगी आपको जो? वो हमको वहाँ पे पढ़ाती। वहाँ उस समय दोपहर को बच्चों को पौष्टिक खाना दिया भोजन जाता मिलता था, मिड डे मील जिसको आज बिल्कुल कह था, रहे हैं आप। हाँ। बिल्कुल था। और 1 से लेके 100 तक कैसे गिनती होती है, और क ख ग घ कैसे जो है क वो सब वहाँ पे से। और फिर एक्टिविटीज़ भी बच्चों के साथ होती थी और बच्चों को आराम भी होता था। सुबह हम लोग भेजे जाते थे और दोपहर के बाद हमारी माताएं हमको एक लेने और के लिए आती दिक्कत थी। है, अब देखिए जिसकी उम्र 50 साल है हाँ उसको तो प्री बीजेपी पीरियड का थोड़ा बहुत याद होगा। हाँ लेकिन यहाँ तो 35-40 पीरियड साल से यही लोग हैं, हाँ, तो 35-40 साल तक का जो तो गुजराती मुश्किल होगा है, उसको याद ही नहीं होगा कि कोई मुश्किल है, कांग्रेस का राज भी होगा, उसको सब मुश्किल है। यही दिखा है। नहीं 90 से तो एक्चुअली थे। अब चिमन भाई पटेल तो बाद में कांग्रेस में जुड़े, लेकिन वो प्योर कांग्रेसी रूल नहीं था। कांग्रेस का रूल 90 तक था। तो मैं ये कह रहा हूँ कि एक कस्बे में, मैं आपको फैसिलिटीज गिनवाता हूँ। अब गुजरात की एजुकेशन की बात, मुझे मैं तालुका स्कूल में ही पढ़ा हूँ, सरकारी स्कूलों में ही पढ़ा हूँ, इस बाल मंदिर में गया, उसके बाद में सब प्राथमिक शिक्षा भी इसमें की, उच्चतम माध्यमिक शिक्षा भी वहीं की, कॉलेज भी मैंने ट्रस्ट के ही कॉलेज में पढ़ा हूँ, जो सरकारी ट्रस्ट मतलब सरकारी ग्रांट से चलता था। पर इस लेबर वेलफेयर सेंटर में अशोक जी, उसका मेरे जीवन में बड़ा रोल है, इसलिए मुझे थोड़ा मन भी होता है बात करने। बिल्कुल। इसको आप चाहे तो फिर काट दे, कोई ना issue क्यों नहीं। काटेंगे, बिल्कुल सुनेंगे। लेकिन क्योंकि अब कहते हैं ना कि आपका कैरेक्टर बिल्डिंग होता है, उसमें ये सब चीज़ें बड़ी महत्वपूर्ण होती हैं। बिल्कुल होती हैं। तो वो एक ही कैंपस था, बड़ा कैंपस था, और मैं आज जब भी जाता हूँ अपने कस्बे में, मैं देखता हूँ मोदी शाह साहब कहते हैं ना कि मेरा तो खून खौल जाता है। मेरा भी खून खुल जाता है सर, मैं उस खंडर को जब देखता हूँ तो। बहुत बड़ा कैंपस, एक तरफ ये बाल मंदिर, बाकी फिर जो है एडल्ट के लिए सर एक बहुत ही अद्भुत लाइब्रेरी, 3000 पुस्तकों वाली, छोटे से शहर में, कस्बे में सर। तब तो शहर भी कहने के लिए टाउन कह सकते हैं, लेकिन टाउन मतलब कस्बा ही होता हाँ, है, और सही। क्या। 3000 पुस्तकों की लाइब्रेरी सर। एक गवर्नमेंट अपॉइंटेड वो लाइब्रेरियन। लैब नहीं, मतलब एक एडमिनिस्ट्रेटर था उसका, जो पूरे उसको देखता था। उसके 2 असिस्टेंट थे, और वो जो बहनें वो अलग विभाग देखती थी, बच्चों वाला। तो वहाँ हर 2 या 3 साल में किताबें जो हैं वो, मतलब अच्छा, ये पूरी एक्टिविटी के लिए साल का खर्च कितना? 1 रुपया। 1 रुपया आपको फीस देनी है। हाँ, लेबर लॉ के तहत आप आने चाहिए, बस ये था। बाकी इस्तेमाल कोई भी कर सकता है, लेकिन उसकी फीस फिर अलग है। लेबर लॉ के तहत जो वो भी बहुत नहीं होगी, वो भी 1 होगी तो 5 रुपये नहीं, वो बस होगी। 5 रुपये के आसपास था। इतनी होगी बस। वही था, 5 था या एग्जैक्टली इतना 1 ही साल का होगा। था। पर हमारे 1 रुपया था। अब इसे पढ़ाई और सभी किताबें, गुजराती लिटरेचर, फिक्शन, नॉन फिक्शन, और गुजराती लिटरेचर बड़ा समृद्ध हुआ करता था, बहुत ही समृद्ध, जो अब वहाँ भी जो है पूरा मामला रफा दफा हो गया है। और फिर हिंदी की अनुवादित किताबें, अंग्रेजी की अनुवादित किताब। सर टार्जन मैंने वहीं पढ़ी है अपने 6-7 साल की उम्र में। ठीक है, मैंने रॉबिन्सन क्रूजो पढ़ी हुई है, मैंने जूल वर्न्स जो है वो उसकी ट्रांसलेशन वहाँ पे पढ़ा हुआ है। मैंने हर वो चीज़ पढ़ी है जो मुझे एक अनुवादित रूप से वहाँ पे अवेलेबल थी। फिर सर मैगजीन्स आते थे दुनिया भर के, जो भी सामयिक या तो पाक्षिक या मासिक जो भी होते थे, गुजराती मैक्सिमम आते थे जितने भी थे। और मुझे याद है 2 अंग्रेजी के आते थे, जो मैं उस समय पढ़ नहीं पाता था, पर मैं हर पन्ने को देख जरूर लेता था। ठीक है, अखबार सब आते थे रोज़, कुछ रोज़ नहीं पहुंच पाते थे, लेकिन रोज़ जो आ पाते थे, क्योंकि गुजराती अखबार तो रोज़ मिल जाते थे, लेकिन हिंदी का भी मुझे याद है और अंग्रेजी के भी अखबार याद है। वो कुछ दिन लेट आते थे, मतलब एक दिन लेट, क्योंकि राजकोट से आना होता था, तो एक आध दिन होता। जनसत्ता हमारे यहाँ लेट पहुंचता था एक दिन। हाँ, तो पर वो आते थे सर। 4 कैरम के बड़े अच्छे टेबल और अच्छी लाइटिंग, प्रॉपर मतलब लाइटिंग, शिक्षा, मनोरंजन, विकास, सारी चीजें। वॉलीबॉल का अद्भुत कोर्ट, और बॉल नहीं आपको मिलेगी जब आपकी टूट जाएगी, तो हर तरीके। टेबल टेनिस का प्रॉपर टेबल विद प्रॉपर हेलोजन लाइटिंग एंड ऑल दैट। जो सर मैं टेबल टेनिस मैं कॉम्पिटिटिव अच्छे लेवल पर 4 गेम्स खेला हूँ, टेबल टेनिस, वॉलीबॉल, बैडमिंटन और क्रिकेट। और वो इसलिए खेल पाया मैं क्योंकि ये सब सुविधा मेरे घर के तो सामने थी, लेकिन अगर गांव
पूरे कस्बे में से कोई वहाँ आना चाहे तो उसके लिए भी चल के रास्ता 20 मिनट का ही था, ज़्यादा नहीं था, कहीं से भी आए। तो मेरे तो बिल्कुल सामने थी करके ये सब पढ़ने लिखने का पूरा मौका मुझे वहाँ 1 रुपये सालाना मिला मुझे। अब जो नहीं लेना चाहता है वो नहीं, लेकिन मुझे तो मिला था, मुझे मिला। अच्छा, बड़ी बात यह है कि जो आप बता रहे हो उसमें सबसे बड़ी बात है कि गरीब से गरीब आदमी के लिए, गरीब से गरीब आदमी के लिए तो ये सरकार थी ना। और जितने भी लेबर पॉकेट्स थे वो हर जगह पे। और आज क्या कंडीशन है स्कूलों के? खंडर है। सिर्फ उसकी नहीं, बाकी स्कूलों क्या कंडीशन? सरकारी स्कूल से वो तो एक तो कमरे पहले कम कर दिए जाते हैं, फिर पूरी स्कूल जो है मर्ज की जा रही है, स्कूलों की संख्या कम हो गई। 30,000 से भी ऊपर प्राइमरी टीचर्स की कमी है सर। उतनी करीब करीब जो है वो पुलिस कर्मियों की भी कमी है। और ये ऑफर कर रहे हैं शिक्षकों को जो टेट टाट पास वाले हैं उसको, क्या कह रहे हैं कि आप ज्ञान सहायक बन जाओ, आपका 11 महीने का कॉन्ट्रैक्ट होगा, आपकी फिक्स तनख्वाह होगी, हर जगह अग्निवीर, हर जगह। तो मतलब गुजरात में इसको लेकर कोई गुस्सा, कोई नाराजगी नहीं दिखती है? बहुत गुस्सा, लोग निकलते हैं सड़क पर इसी तरह से पीटा जाता है, मारा जाता है, और फिर विद इन द कम्युनिटी प्रेशर क्रिएट किया जाता है। और जो माल खा रहे हैं सरकार से वो उनको नेता ने बना दिया है। तो वही फिर जो है वो घर घर या तो एक मीटिंग करके सभा करके फिर उन्हीं में जो है वो फूड भी डलवाते हैं, सेटल करवा देते हैं, क्योंकि उनका काम चल रहा है। ऐसे कुछ 500 से 1000 लोग इन्होंने चुने हैं पूरे गुजरात में, जो अलग अलग कम्युनिटीज़ में उनके मुखिया बना के बिठा दिए। अब वो चलाते रहे अपने हिसाब से, उनको जो चंदा पानी जो भी चाहिए वो सरकार दे देती है, बात खत्म हो गई। अच्छा, एक ज़माने में गुजरात में ट्रेड यूनियन मूवमेंट बहुत ज़्यादा अहमदाबाद में शानदार मूवमेंट रहा है और जगहों पे रहा है। खत्म हो गया पूरा? खत्म, मेरे ख्याल से मिले ही खत्म हो गई। सब मिले तो बिल्कुल अब ना के बराबर है। अहमदाबाद एक ज़माने में, हमारे वाकानेर में एंड तक चली, वो भी 10 साल पहले वो भी बंद हो गई, क्योंकि अहमदाबाद तो एक ज़माने में कॉटन का किंग हुआ, मैनचेस्टर कहते थे उसको। वही बिल्कुल तो एकदम नहीं है अहमदाबाद में। मुझे आई डोंट, अब तो ये सब पावर लूम्स वगैरह सब। तो रोजगार हैं क्या? सरकारी में है नहीं? सरकार तो रोजगार दे नहीं रही है। आप ज़्यादातर चीज़ें आउटसोर्स हो रही है सरकार में भी, तो ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा कांड है। हमने भाई साहब को रख लिया आउटसोर्स के, हमको सचिवालय में, मतलब और कहीं नहीं, सचिवालय में जहाँ बड़ी कॉन्फिडेंशियल चीज़ें आती जाती है। क्लास 3 में आपको रख लिया, क्लास 3 अपने आप में जो है वहाँ से बहुत सारी चीज़ें निकलती हैं। अब वो मैंने ये भाई साहब को बोल दिया कि भैया हमको इस डिपार्टमेंट में 150 लोग चाहिए, 100 लोग चाहिए, हमने आपको कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। इन्होंने जो है अपने हिसाब से, हमने कहा कि भाई पे ग्रेड के हिसाब से यहाँ काम करना हो तो इतना पेमेंट बनता है, पर समझ ली पर पर्सन जो है 40,000 प्लस का ग्रेड है। अब ये 40,000 प्लस के ग्रेड से हमसे पैसा लेगा सरकार से, वहाँ 15,000 के आदमी को रखेगा, बाकी का पैसा, हाँ बाकी का पैसा वो खा लेगा। अब वो शोषित है, वो शोषण उसका हो रहा है, वो कहीं ना कहीं बैठा है। और ये हाल सचिवालय से लेके पंचायत तक है। ठीक है, पक्की नौकरी नहीं है, पक्की नौकरी है ही नहीं सर, लगभग ना के बराबर है। और जब भी होती है तो कुछ ना कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम लीक हो जाती है। हाँ, वो तो है ही, वो तो हर जगह लीक। तो फिर वो तो बच्चे तो बड़े परेशान हैं। और पत्रकार तो सब खत्म हो गई 2005-6 से हमारे। हम तो कुछ तभी से कुछ गिने चुने लोग हैं जो ये कर रहे हैं, बाकी तो खत्म 2005-6 में। और सोहराबुद्दीन एनकाउंटर के बाद तो लगभग ऑलमोस्ट हर जगह उन्होंने अपना आदमी बिठा दिया कि कोई खबर ऐसी जानी ही नहीं चाहिए। और अभी तो एनकाउंटर होंगे, लेकिन कोई लिखना, मतलब उसको कोई दूरबीन लगा के बैठ जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई अखबार ऐसा नहीं होना चाहिए जो ये करे। अखबारों का ज़माना था उस समय। हाँ बिल्कुल। और चैनलें तो बहुत कम थी उस समय, सिर्फ 2 ही चैनल थी, ईटीवी थी और जी अल्फा थी। गुजराती चैनल जब आई तीसरी, वो तो 2007-8 में आई, टीवी 9। अच्छा। अदरवाइज गुजराती चैनल नहीं हुआ करती थी। अखबार का दबदबा था। हाँ, अखबार वहाँ थे और गुजरात समाचार था और अखबार थे, तो अखबार तो मुझे याद है। और भास्कर हमने भी बहुत अच्छा किया शुरुआत में, हालांकि उसकी छवि ये बना दी। देखिए भास्कर के साथ भी क्या हुआ था, भास्कर के उद्घाटन में 4 कांग्रेसी सीएम आए थे और 1 मोदी आए थे, पर हवा ये चलाई गई कि ये तो गुजरात समाचार की दादागिरी को हटाने के लिए मोदी भास्कर को लेके आए। ये ब्रांड, आप यकीन मानिए, इस ब्रांडिंग से बाहर निकलने में भास्कर को 5 साल लगे। होगा ही ये ब्रांडिंग जबकि नेशनल अखबार है।
जबकि नेशनल अखबार है और कांग्रेसी सोच का है। अखबार है वो एक्चुअली। मतलब ठीक ठाक अखबार है, ठीक है। हाँ मतलब जो ढलान है, मतलब जो रुझान है उनकी, जो बिल्कुल। वो हिंदी कांग्रेस से अखबारों में कम से कम एक ऐसा अखबार है जो लगातार दोनों तरफ की खबरें छापता है और ढंग से छापता है। बिल्कुल। आज भी उसके पास ऐसे पत्रकार हैं दिलीप जो खोजी पटेल पत्रकारिता को करते हैं। श्रवण गर्ग इसलिए लेके आए, और उनको एक ही काम दिया गया था कि यार हमारी छवि इतनी प्रो बीजेपी बन चुकी है, तो तुम कुछ ऐसी खबर करो, उन खबरों के माध्यम से हम इस छवि को धो पाए। और दिलीप पटेल ने किया कि दिलीप पटेल बड़ा दिलीप समर्थ पटेल शानदार पत्रकार हैं। कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, तो उन्होंने किया। और यूट्यूब्स, क्योंकि मुझे आपका यूट्यूब तो मैं जानता हूँ लेकिन बहुत नहीं पता है, और आजकल यही हुआ है कि यूट्यूब्स कम से कम सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं, तो हैं वहाँ पे चैनल्स? यूट्यूब में है, लेकिन वो सब गोदी में बैठे हैं। शुरू जब किया, सबसे पहले देवांशी करके एक लड़की थी, संदेश छोड़ के, उसने किया 2022 के आसपास, जब चुनाव जो हो रहे तब। और संदेश में 2022 वाले चुनाव में मैं गया था। हाँ। और कई यूट्यूबर से मेरी मुलाकात हुई थी, तो तेज तर्रार लोग लग रहे थे उस समय। हाँ, तो उस समय थे, पहले ज्यादा भी नहीं थे। देवांशी थी शुरुआती 4-5 लोगों से मेरी मुलाकात हुई थी। और प्रशांत दयाल शायद करना शुरू कर चुका था, उसके बाद तुरंत शायद किया होगा। 2022 से थोड़ा सा पहले, मतलब चुनाव से पहले, जब ये पुल नहीं टूटा था, तो उससे थोड़ा समय पहले देवांशी ने, वो लोकप्रिय एंकर थी, दिखने में बड़ी सुशील संस्कारी महिला लगती है। एक तो वो महिला का भी एक लोगों को आकर्षण होता है देखने के लिए, और स्टैंड ले रही थी उस समय, काफी अच्छा स्टैंड ले रही थी, तो वो बहुत शुरुआत में उसको मिला। अब जितना वो बड़ा प्लेटफॉर्म होता गया, तो उतना फिर वो उन पर दबाव आता गया, तो वो फिर दबी। और आजकल तो वो कहने के लिए कुछ खबरें दिखा देती है, लेकिन क्रेडिबिलिटी खत्म हो गई। हमको ये पूछा जाता है बार बार कि आप ही क्यों कुछ खबरें करते हैं, आप ही क्यों बोलते हैं, और कोई आप क्यों नहीं करता? तो हम भी कहते हैं कि भाई किसी और का ठेका हमने नहीं लिया हुआ है, हमें किसी, और बाकी सब जो है कर रहे हैं वो सब पत्रकार ही हैं, उन्होंने अपने जीवन में पत्रकारिता की है। अब वो क्यों नहीं कर रहे हैं, अगर आपको ऐसा लगता है तो आपको उनको जाके पूछना चाहिए। हमको ये मत पूछो कि हम क्यों कर रहे हैं, नहीं सवाल ये हमको बात कर। ठीक बात। तो ठीक है, कुल मिला के मतलब ये सब थे शुरुआत में, बड़े अच्छा उनका प्रॉमिसिंग स्टार्ट था। ये जमावट हो या प्रशांत दयाल हो, नवजीवन न्यूज़ या इनका गोपिका निर्भय न्यूज़ हो, इनके सबके प्रॉमिसिंग। तो कुल मिला के आपका कहना है कि प्रेशर बहुत ज़्यादा है? प्रेशर फिर बहुत ज़्यादा है, और उन्होंने मुझे, जो हम लोगों ने देखा, आपको नहीं झेलना पड़ता प्रेशर है ना, काफ़ी है। अच्छा, मुझ पर ये है कि सीधा एक छवि बनती है ना अशोक जी, तो क्या होता है कि आपका अगर निरंतर एक ही पथ पर चलने का आपका रिकॉर्ड है, और पहले काफी प्रयास जब हो चुके हों, वो पता है कि ये फिर भी विचलित नहीं होगा, बिकाऊ नहीं है बंदा। हाँ, ना बिकाऊ है, ना वो डरेगा, मतलब उसको डरा भी नहीं सकते हैं, और ऐसी कोई वीक लिंक नहीं है जो हाँ, उसी पर दबाया जाता है ज़्यादा। हाँ, जो जिसका उपयोग किया जाए, तो ऐसा कुछ है नहीं। कोशिशें बहुत सारी हुई हैं पहले भी, अभी कुछ अलग से कोशिश हो रही है कि भाई इनको कैसे भी करके, ढेर सारे मुकदमे, रात में पुलिस, ढेर सारे भी नहीं है, लेकिन 3 है। तो ढेर सारे तो नहीं, लेकिन 3 है। एक सुलह शांति भंग का है, एक एट्रोसिटी का है, एक और मानहानि का है, डिफेमेशन का है। एक तो रात में पुलिस पहुंच हाँ, गई वही थी उसमें एक ही में 2 मुकदमे हैं, और एक अलग से है जो पुलिस उठा के ले गई थी, और जो 22 घंटा हवालात में रहना पड़ा, वो उसमें 2 अलग अलग मुकदमे हैं, और एक वो मानहानि का है। और बाकी फिर ये होता है कि आपको अगर कोई कहीं से जो है आर्थिक सहायता मिलती है, आपका काम चालू रहे उसके लिए, तो उसको फिर कैसे रोका जाए या स्क्वीज। आपका कोई दोस्त है जिसने आपको दोस्ती यारी में बहुत कम रेंट पे ऑफिस दी है इस्तेमाल करने के लिए, तो 1.5 साल हमने वहीं चलाया था। गुजरात रिपोर्ट वहीं से चलता था, स्टूडियो भी था, लोग भी काम करते थे। तो पहले वो हुआ कि भाई अब अच्छा दोस्त है, कम रेंट में, वहाँ यहाँ पे मैं रहता हूँ, थी ऑफिस सैटेलाइट में, आपको तो पता है बड़ा पॉश इलाका है वहाँ, तो 75-80 हज़ार से कम कोई ऑफिस नहीं होती। मैं बड़ा नॉमिनल रेंट में था, क्योंकि दोस्ती यारी में था मामला, और मेरे दोस्त ने सामने से कहा था, तो मैंने कहा मुफ्त नहीं लूँगा मैं, मुझसे होगा वो मैं दूंगा। तो मैं बहुत ही कम रेंट देता था, लेकिन था। अब मुझे हफ्ते में वो खाली करना पड़ा, 10 दिन में। तो सामान था वो पूरा आधे पौने दाम में उसको बेचना पड़ा, सब वाइंड अप करना पड़ा। फिर स्टाफ, अभी कुछ स्टाफ तो क्या कहें, लोग 3-4 लोग बचे, हम लोग जो हैं मिल के काम कर रहे हैं। तो मैं भी जो है फिर मैं भी शिफ्ट अहमदाबाद से होके, क्योंकि
अहमदाबाद से बड़ौदा थोड़ा सस्ता है, रेंट भी थोड़ा कम है उसका, और मेरी वाइफ की प्रैक्टिस वहाँ पे पहले से थे, तो उसको यहाँ अहमदाबाद में वहाँ मेरे कारण आती है, तो उनको वो प्रोफेशनली वो बूस्ट नहीं मिलता है। तो मैंने कहा मैं तो यहाँ बैठ के काम कर लूँगा, वहाँ बैठ के काम कर लूँगा। तो अब हम कम रेंट वाले घर में अहमदाबाद से जो है वहाँ चले गए। सब्जी जो है वहाँ पे वो भी सस्ती मिलती है। अच्छा। हाँ, बड़ौदा शहर भी सुंदर है, मुझे पसंद था, बड़ा मैं शहर अक्सर बड़ा जाया शांत है, करता अच्छा है, था। उसमें हाँ, कोई मेरे कई दोस्त थे उस जमाने और में। हम तो बाहर रहते हैं आउटस्कर्ट में, हम तो जी, वैसे जी, भी जी। आउटकास्टेड हैं बेसिकली। तो हम तो बाहर ही रहते हैं, तो ज़्यादा वो भीड़ भाड़ भी नहीं है। हाँ, बिजली बहुत चली जाती है। भविष्य क्या देखते हैं आप, गुजरात का भी और देश का भी? क्योंकि हम लोग भले गुजरात की बात कर रहे हैं, लेकिन बात देश की ही हो रही है। सर भविष्य जो आप भी इतिहास के विद्यार्थी हैं, मैं भी थोड़ा बहुत इतिहास का ही विद्यार्थी हूँ, और जब हम ऐसे लोगों के दौर को पढ़ते हैं जो इनसे पहले आए, हमारे यहाँ तो खैर ऐसा तो कोई नहीं आया पोस्ट इंडिपेंडेंस, लेकिन दूसरे इलाकों में, दूसरे देशों में, कि भाई जब हर चीज़ सेंट्रलाइज हो जाती है, हर चीज़ जो है एक व्यक्ति केंद्रीय हो जाती है, और ऐसा भी नहीं, सिंगापुर में भी ये हुआ है, पर सिंगापुर में इसका जो है पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा देश पे, और बाकी सब जगह पे, चाहे फिर वो लीबिया हो या इराक हो, या वहाँ कोई डेमोक्रेसी तो थी नहीं, यहाँ है अभी ऑन पेपर, तो चुनाव होते हैं। हाँ, यहाँ चुनाव होते हैं। पर सब इस तरह के लोग होते हैं जो बेसिकली हर चीज़ अपने आप में मुट्ठी में रखना चाहते हैं। तो वो देश जब तक पूरी तरह से बर्बाद नहीं होता ना सर, तब तक वहाँ कुछ होता नहीं है। ऐसा मेरा अध्ययन है, आप मुझसे ज़्यादा ज्ञानी है, लेकिन नहीं। मेरा ये मानना है कि जब तक वो गन्ने के रस वाला है जो एक बूंद नहीं छोड़ेगा उस गन्ने से, हम वो गन्ना है, इथेनॉल नहीं बनाने देगा ना। तो देश वो गन्ना है जिसका एक बूंद नहीं छोड़ी जाएगी, हर रस को चूस लिया जाएगा। अब उसके बाद पता नहीं सर क्या होता है, बाकी और देशों में तो बहुत कुछ हुआ है, लेकिन यहाँ हाँ, हम कोई भविष्यवक्ता तो है नहीं है, लेकिन दरअसल आपको देखना है, क्योंकि गन्ना जब पेरा जा रहा है, देश रूपी गन्ना पेरा जा रहा है, तो उसमें आप ही सबसे ज़्यादा दबाए जा रहे हैं, आपके ही अधिकार सबसे ज़्यादा छीने जा रहे हैं, आपकी मुश्किलात बढ़ रही हैं। और सच में जिसकी उम्र इस समय 25-30 साल है, उसके लिए सोचना मुश्किल काम है कि किसी ज़माने में स्कूल और सरकारी अस्पताल जो थे वहाँ लोगों का इलाज हो जाता था। इसको सरकारी स्कूलों में लोग पढ़ लिया करते थे और पढ़कर कुछ बन जाया करते थे। मैं आपके सामने बैठा हूँ, मेरी भी सारी पढ़ाई सरकारी स्कूलों में ही हुई है। मेरे भाई डॉक्टर हैं, उनकी भी सारी पढ़ाई सरकारी स्कूलों, मेडिकल कॉलेज भी सरकारी ही था, तो कहीं अतिरिक्त पैसा नहीं खर्च करना पड़ा। हमारे पिताजी की साधारण इनकम थी, तो उसमें हम 2 भाई बड़े आराम से पढ़ गए और घर पर भी बनवा लिया था, और सुखी जो एक मिडिल क्लास का जीवन है वो जिया था। आज क्या है आप जानते हैं। मयूर भाई से बात करने का बहुत सारे विषयों पे बात की जा सकती थी, लेकिन मैं बार बार चाहता हूँ कि गुजरात पे बात हो, गुजरात मॉडल को समझा जाए, गुजरात में क्या बदला है, कैसे बदला है, उसको समझा जाए। क्योंकि कभी कहते थे कि जो आज बंगाल में होता है वो 50 साल बाद देश में होता है, लेकिन आज का सच ये है कि जो गुजरात में होता है 5 साल बाद पूरे देश में दिखाई देना शुरू हो जाता है, और दिखाई दे रहा है अगर आप देख पाएंगे तो। अब आपके ऊपर है कि गन्ने के पूरी तरह से पेरे जाने के, अपने भीतर के खून, अपने भीतर के सारी ऊर्जा सबके एकदम ख़त्म कर दिए जाने का इंतज़ार करेंगे, या उसके पहले कुछ सोचेंगे। बाकी हमारा क्या है, जैसे गेहूं पीसेगा तो हम जैसे घुन भी उसके साथ पीसेंगे, कर क्या सकते हैं। 20 रुपया एक बड़ा गिलास। ठीक है। और गुजराती में कहते हैं कि मयूर भाई आवजो। बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आप सबसे मिलकर। बहुत मजा आया। बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले संडे फिर एक नए पॉडकास्ट के साथ। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।